चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर। मुद्दा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए एनसीईआरटी में लिखते हैं 8-7 8-7 और ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या इसको कहोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये है बेसिकली क्या, स्थिति के कारण ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई एक ही वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा है या वस्तुओं के निकाय हैं। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि अगर एक द्रव्यमान के कारण उसकी अपनी स्थितिज ऊर्जा है तो नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान को हमने एक बिंदु पर मान लिया, एक बिंदु का आकार बहुत छोटा है, उसकी नहीं है। तो द्रव्यमानों के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कम से कम 2 को मानकर बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की धारणा क्या है। स्थितिज ऊर्जा की धारणा ये है कि अनंत से लाया जाए किसी वस्तु को और कहीं पर रखा जाए तो जो काम करना पड़ता है ये करने में, वह जहाँ पे रखी होती है उस स्थिति पर वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, यानी वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। अब क्या करें इसके लिए, कैसे समझेंगे इस चीज़ को। ठीक, तो क्या करते हैं, द्रव्यमान मान लेते हैं m1 और m2। m1 को रख लेते हैं, m2 को अनंत पे पहुंचा देते हैं। तो 2 द्रव्यमान m1 एवं m2 के लिए m1 एवं m2 के लिए, तो m1 को रख लेते हैं भाई। ये द्रव्यमान है, इसे क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं m1, यहाँ पे m1। ठीक, और m2 को अनंत से लेके आते हैं। ये है दूसरा कोई द्रव्यमान m2 जो कि अनंत पर है, और इसे लेके आते हैं किसी भी रास्ते से। इसको किसी भी रास्ते से लेके आते हैं, मान लीजिए इस तरफ को ही लेके आते हैं, कोई भी रास्ता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे यहाँ रख देते हैं। m2 को यहाँ रख देते हैं, और अब इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी r बना देते हैं। ठीक, तो जो कार्य होगा वह होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। ठीक, यानी अनंत से किसी द्रव्यमान को अनंत से किसी द्रव्यमान को किसी स्थिति पर लाकर रखने में किया गया कार्य उस स्थिति की स्थितिज
ऊर्जा के बराबर होता है, जबकि द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा परिवर्तन, गतिज ऊर्जा परिवर्तन शून्य हो। ठीक, यानी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से मतलब अगर यहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य है तो यहाँ पर भी शून्य हो। अनंत पर गतिज ऊर्जा शून्य है तो जहाँ पे रखा वहाँ पर भी शून्य पे ही रखोगे। और अगर अनंत पर कोई गतिज ऊर्जा तुमने बना रखी है, उतनी ही गतिज ऊर्जा यहाँ पर भी बनाओगे। कुल मिला के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सारा का सारा कार्य केवल उन बलों के विपरीत या उन बलों को संभालने में या उन बलों की दिशा में लगा होना चाहिए जो बल काम कर रहे हैं, जिन बलों के कारण यह स्थिति आपने बनानी है। ठीक, कुल मिलाकर जिन बलों के कारण आपने यह स्थिति बनानी है वो केवल वो बल हों बस। अब क्या करते हैं, बल जो है किया गया कार्य। अब किया गया कार्य कैसे कैसे देखेंगे किया गया कार्य, तो बल देखते हैं कितना है। मान लीजिए कोई आर स्थिति बना लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं बीच में किसी बिंदु पर, और यहाँ पर जो दूरी है दोनों के बीच की उसको हम x मान लेते हैं। कहीं पर किसी भी स्थिति में x मान लेते हैं। अनंत से लेके चले तो ये जो m2 है यहाँ पर मान लेते हैं इसको m2 को, और बीच की दूरी x मान लेते हैं। तो m2 पर बल है ना, ये लिख देते हैं m2 पर बल। तो ये हो गया F G m1 m2 बटे x स्क्वायर। ठीक, अब यह बल m2 पर इस दिशा में होगा। और हम ये चाहते हैं कि भाई इस बल के कारण इसमें कोई चाल ना आ जाए। हम चाहते हैं इस बल के कारण कोई चाल ना आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसी बल का कार्य निकालते हैं पहले, इसी बल का कार्य निकालते हैं पहले, बाद में उसे बाह्य कार्य में बदल देंगे। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो कुल मिला के m2 पर F द्वारा किया गया कार्य W G m1 m2 बटे x स्क्वायर dx। ठीक, x dx। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो x है इसी में थोड़ा सा बढ़ा हुआ dx लिया जाता है ऐसे। x में बढ़ा हुआ dx होता है। हम जैसे इसका विरोधाभास देखते हैं कि मान लीजिए हम इधर को ला रहे हैं तो dx को इधर मान लें, तो x में थोड़ा सा घटा लें तो dx कम कर लें, तो वो गलत तरीका है, वो गणितीय विधि नहीं है। इंटीग्रेशन में x में बढ़ोतरी dx, x प्लस dx, थीटा में बढ़ोतरी थीटा प्लस डी थीटा। ठीक, तो कुल मिला के अब इस पर सीमा लगाते हैं। सीमा कहाँ से कहाँ तक है, शुरुआत हुई है इसकी अनंत से और ये पहुँच गया है r पर। ये भी बात सही है भाई, x जो है अनंत पे है और कहाँ तक काम करना पड़ा, r तक करना पड़ा, r पे ला के रखा। ठीक,
अब इसे हल करते हैं। समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समाकलन में माइनस जी m1 m2 बटे x मिलेगा, और x पर सीमा अनंत, सीमा सीमा रे r। ठीक, अब अनंत r, पहले r लगाएंगे फिर अनंत लगा देंगे, तो ये आ गया देखो माइनस जी m1 m2 बटे r, ये आ गया। पहले r लगेगा, अनंत लगेगा, 1 बटे अनंत क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो कार्य है यही हो गया स्थितिज ऊर्जा। इसे कह सकते हैं U माइनस जी m1 m2 बटे r। ठीक, अब ये कार्य इस बल का है, इस बल का कार्य है, ध्यान रहे ये कार्य इस बल का है। अब ये जो बल है बेसिकली ये गुरुत्वीय बल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो जाए। ठीक, इतना ही बल इस बल की विपरीत दिशा में लगा के रखना पड़ेगा। तो ये बल जो है, ये देखिए इधर लगा हुआ है, ये कैसा बल है? ये है गुरुत्वीय बल, और इस पर हमें जो बल लगा के रखना पड़ेगा F, ये होगा बाह्य बल। ऐसे, ठीक, तो बाह्य बल की दिशा और विस्थापन की दिशा ds की दिशा देखिए समान है बिल्कुल। बाह्य बल और विस्थापन की दिशा समान है, तो दोनों के बीच का कोण क्या है? 0 है। 0 लगा हुआ है, देखिए बल गुणा विस्थापन के बीच का कोण क्या लगा हुआ है? 0। तो ये जो बल है m2 पर F द्वारा किया गया कार्य, ये जो F है ये कौन सा है? बाह्य बल। अब देखो ठीक कर दिया, एकदम समझ में आ जाएगा मामला, एकदम बन जाएगी बात। F बाह्य द्वारा किया गया कार्य, ठीक, और है क्या? F गुरुत्वीय बल माइनस F बाह्य, ये लो। तो बाह्य बल लगा रखा है इधर को, और थोड़ा काम होता जा रहा है। बाह्य बल इतना ही है जितना गुरुत्वीय बल है। अगर मान लीजिए हम इस वस्तु को छोड़ दें यहाँ पे, तो ये m1 इस m2 को खींचेगा, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, इसकी चाल बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, तो यहाँ पर एक गतिज ऊर्जा बन जाएगी। हमें वह गतिज ऊर्जा बनने नहीं देनी है, हमें वह गतिज ऊर्जा नहीं बनने देनी है। तो हमें क्या करना है? इतना ही बल विपरीत लगा के रखना है, यानी कोई द्रव्यमान उधर खींच रहा है और मैं उसके पास तो जा रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन इसको इसमें गतिज ऊर्जा नहीं आने दे रहा हूँ। तो इसलिए बाह्य बल द्वारा अनंत से यहाँ तक लाने में या रखने में जो कार्य हुआ वही बन गई स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे बाह्य बल की दिशा और विस्थापन की दिशा ये दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब कार्य में ये धनात्मक हो गया, बल हो गया, ये विस्थापन हो गया। अब अनंत से ला रहे हैं r तक, तो पहली लिमिट क्या है? अनंत, और दूसरी लिमिट क्या है? r। अनंत से r तक, तो ये फार्मूला बता देगा जो भी आएगा। तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा, बन गया सूत्र। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
तीन द्रव्यमानों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखी जाएगी? तीन द्रव्यमानों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, तीन बना लेते हैं। अब तीन क्या करेंगे? एक, दो, तीन। ये हो गए तीन द्रव्यमान। अब तुम कहोगे सर रंग कुछ हमको जम के नहीं रंग। अब रंग चमकाता हूँ तीनों के। ये लो, एक तो ये रहा लाल रंग। अब तुम कहोगे सर ये हरे वाला भी नहीं चमका। अब इसको चमकाता हूँ, हरे वाले को देखो, ये रहा हरे वाला। अब तुम कहोगे सर पीला को भी चमका दीजिए, पीले वाला को भी। ये लो, ये पीला भी चमका दिया मैंने, ये चमक गया पीला। अब इनके द्रव्यमान बता देते हैं कितने हैं और इनके बीच की दूरियां नजदीकियां बन, अच्छा दूरियां नजदीकियां बन गई। हो। इसको लेते हैं M1 और इसको लेते हैं M2 और इसके लेते हैं M3। अब इनके बीच की दूरियों को भी कुछ बताते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को बताते हैं R1 2। बढ़िया नाम है, देखो 1 2, एक और दो के बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी को बताते हैं, बताओ क्या बताऊंगा? R2 3। हमको मालूम है। और ये वाली R1 3। पक्का हो गया। अब निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा अब लिख देते हैं, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U। तो पहली U12, दूसरी U23, तीसरी U31। हाँ। अब देखो 1 2 में क्या लिखें? G M1 M2 बटे R12 माइनस, ये हो गई पहले वाले की, प्लस दूसरे वाले की माइनस M2 M3 और R23। ये खाया सर हलवा, और सर ये हलवा ठंडा है सर, ये हलवा ठंडा है सर। M3 M1 और ये R31। तो हम देख रहे हैं कि सभी की तीनों ऊर्जाएं प्लस हो गई हैं और फाइनली वह माइनस में आ गई है। ठीक, तो ये हो गई निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इसको चलिए मैंने लिख दिया है इस बार 3 द्रव्यमानों के बाद 4 द्रव्यमानों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 4 द्रव्यमानों के, तो 4 बनाने पड़ेंगे फिर
तो ऐसा करते हैं M1 M2 M3 और एक बना लेते हैं M4। एक और बना दो, देखो इसे बना दो M4 और इसे क्या बना दो R34 और इसे क्या बना दो R14। ठीक, और विकर्ण, एक विकर्ण तो बन ही गया, एक विकर्ण और बना दो, इसे बना दो R24। विकर्ण क्यों बनाए? क्योंकि आपस में बल लगता है, तो आपस में दो के जोड़ों में स्थिर ऊर्जा होती है। तो आप देख रहे हैं कि कुल कितनी स्थिर ऊर्जा होंगी, तो स्थिर ऊर्जा होंगी 6। क्या होंगी? लिख देते हैं फिर से, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा -G, बस M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M1 और इसमें और क्या M3 M1 M2 M4 R12 R23 R34 R14 R31 R24 और ये सब क्या हुआ? ये क्या हुआ? प्लस हो गया भाई ये। ठीक, ये प्लस हो गया। हा। कुल मिला के देख लो, R12 वाली, 23 वाली, 34 वाली, 41 वाली और 2 विकर्ण पे हैं R24 R13। कुल मिला के स्थिर ऊर्जा में कितने पद होते हैं? स्थिर ऊर्जा में कुल पदों की संख्या, तो लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा में कुल पदों की संख्या n-1/2 होती है, जहां n द्रव्यमानों की संख्या है। ठीक, अब देखो यहाँ द्रव्यमानों की संख्या कितनी है? 4, तो लगा दिया 4 या 12/2 6। अगर द्रव्यमानों की संख्या 5 होगी तो 5 × 20/2। स्थितिज ऊर्जा में 10 पद होंगे। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के बन गया फॉर्मूला। अब आगे बात करेंगे, इस पर एक उदाहरण है, उदाहरण लेते हैं। ठीक, ये है उदाहरण 8.3। एल भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर
स्थित 4 कणों के निकाय की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वर्ग के केंद्र पर विभाव भी ज्ञात कीजिए। ठीक, विभाव, गुरुत्वीय विभाव। ठीक, जो भुजा की लंबाई है वह हो जाएगी L, और जो कर्ण की लंबाई है वह हो जाएगी L वर्गमूल 2। इसी प्रकार दूसरे कर्ण की भी, और सभी द्रव्यमान हैं M। तो पहले निकालते हैं निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो हमने बताया कि अगर 4 द्रव्यमान हैं तो सभी को मिलाने पर 6 स्थितिज ऊर्जाएं बनेंगी। 4 बनेंगी भुजाओं की और 2 बनेंगी विकर्णों की। कुल मिलाकर 4 बनेंगी भुजाओं की -GM² ये बनेंगी 4, और 2 बनेंगी GM² वर्गमूल 2 ये बनेंगी विकर्णों की। क्योंकि देखो GM² वर्गमूल 2 GM² वर्गमूल 2। ये खैर अभी बनाया था 4 वाला, तो बात एकदम सीधी हो गई, और इसमें ये बात हमें हजम भी हो गई है। इसमें हाजमोला खाने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं। ठीक है, चलिए, तो GM² कॉमन ले लूँ माइनस में, तो ये आ गया 4 + 2 वर्गमूल 2। बात भी सही है, दिक्कत क्या है? तो -GM² और ये आ गया 4 + वर्गमूल 2, और ये आ गया क्या? ये आ गया जूल। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 वर्गमूल से कट जाएगा, 4 है, ये कॉमन हो जाएगा, उत्तर आ गया। यही है हमारा उत्तर। ठीक, अब यहाँ पूछा है विभव, तो गुरुत्वीय विभव। केंद्र पर, तो गुरुत्वीय विभव का मान क्या होता है? इसे कहते हैं -GM/r। ये है V गुरुत्वीय विभव। ठीक, विभव क्या है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अनंत से लाकर किसी बिंदु पर रखने में किया गया कार्य। यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अगर अनंत से लाएं और किसी बिंदु पर रखें, ठीक, वो होता है जो कार्य होता है, वही होता है गुरुत्वीय विभव। अब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अगर इसके केंद्र पर ला के रखेंगे, ठीक, तो ये सभी कार्य करेंगे। तो कुल मिला के स्थितिज ऊर्जा में M2 को 1 किलोग्राम कर दो, M1 को M कर दो। ठीक, यानी जो जिसको अनंत से लाया जा रहा था उसको कर दो 1 किलो, और दूसरे वाले को जो रखा है उसको M कर दो, और ये दूरी M से R है। ठीक, कुल मिला के 1 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा अगर उस 1 किलोग्राम को अनंत से लाकर किसी द्रव्यमान के पास R दूरी पर रखा गया हो, यही है विभव। ठीक, अब यहाँ पर विभव कितना बनेगा? केंद्र पे जरा देखें एक बार, 4 हैं तो 4 बन जाएगा। विभव बनेगा केंद्र पर विभव V -GM/L वर्गमूल 2/2, और हैं कितने? 4, बस ये बन जाएगा। और है मात्रक क्या? जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम।
यानी 1 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा, ये मान के चलो 1 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा, इस 1 किलोग्राम को अनंत से किसी बिंदु पर लाके रखा गया। ठीक, तो इस m की वजह से, इस m की वजह से, इस m की वजह से, तो ये जो लगा है r, l वर्गमूल 2/2, ये लगा है विकर्ण का आधा। अब विकर्ण का आधा देखो ये बन गया, ये सब विकर्ण का आधा है, ये विकर्ण की आधी दूरी है, ये क्या है, l वर्गमूल 2/2 है विकर्ण की आधी दूरी यहाँ तक, ये वाली दूरी, और वर्ग में ये समान है सबके लिए, तो ये हो गया 4 से गुणा, ये बन गया गुरुत्व विभव। यानी गुरुत्व विभव का सूत्र क्या है, -gm/r है, इसको पकड़ें। ठीक, और परिभाषा तो बिल्कुल सरल है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अनंत से लाकर किसी बिंदु पर रखने में किया गया कार्य गुरुत्व विभव है, सीधी सी बात है। चलिए, यहाँ तक का मामला निपट चुका है। अब आएगा अगला बिंदु, जिसे कहेंगे पलायन चाल। पलायन चाल, पलायन वेग, अंग्रेजी में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।